नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा पुरस्कार कहानी, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यानी आपके स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला है, उसमें आपके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी दी हुई है। और इससे पहले भी जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के जितने भी पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, उनमें से सारी करवा दी। इसके बाद एक कहानी मन्नू भंडारी की और बची है, वो भी हम आज या कल में करवा देंगे। और मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का। ये पहला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी किस काव्य संग्रह में संकलित है? जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रजाल में। और मित्रों, याद रखिएगा कि इंद्रजाल का प्रकाशन 1936 में हुआ था। और आपको बता दें कि ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी संग्रह है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम कहानी संग्रह कौन सा है, तो फिर सही उत्तर होगा इंद्रजाल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पुरस्कार कहानी किस प्रकार की कहानी है? पुरस्कार कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक कहानी। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद के विषय में यह किसने कहा कि जयशंकर प्रसाद जी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं? यह कथन जयशंकर प्रसाद जी के विषय में किसका है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी का मुख्य पात्र या नायिका कौन है? यानी पुरस्कार कहानी की मुख्य नायिका कौन है? या तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा या फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि पुरस्कार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मधुलिका। और मित्रों, याद रखिएगा कि मधुलिका सिंह मित्र की कन्या है। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी का वर्ण्य विषय क्या है? यानी पुरस्कार कहानी का वर्ण्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा देश प्रेम एवं निश्चल प्रेम। या तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है व्यक्तिगत प्रेम व राष्ट्र प्रेम की महत्ता। तो सबसे सही जो उत्तर होगा वो होगा व्यक्तिगत प्रेम व राष्ट्र प्रेम की महत्ता। तो पुरस्कार कहानी का वर्ण्य विषय व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम। अगला प्रश्न, कौशल राज्य का वार्षिक उत्सव कौन सा था जिसमें आसपास के राज्यों के लोग भी बड़े स्तर पर भाग लेते थे? कि कौशल राज्य का वार्षिक उत्सव कौन सा था जिसमें आसपास के लोग भी बड़े स्तर पर भाग लेते थे? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि महोत्सव। और मित्रों, याद रखिएगा कि कौशल राज्य में जो कृषि महोत्सव प्रति वर्ष आर्द्रा नक्षत्र में मनाया जाता था। अगला प्रश्न, कौशल राज्य के कृषि महोत्सव में एक दिन के लिए कृषक कौन बनता था? यानी कौशल राज्य के कृषि महोत्सव में एक दिन के लिए राजा कौन बनता था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं राजा। मित्रों, याद रखिएगा कि कौशल राज्य में एक उत्सव मनाया जाता था जिसका नाम था कृषि महोत्सव। इसमें जो राजा है वो स्वयं एक दिन के लिए जो राज्य के लिए सबसे अच्छी उपज और सबसे अच्छी भूमि होती थी, उस भूमि के लिए राजा एक दिन के लिए कृषक बनते थे। और उस भूमि को राजा उस भूमि का जो भी मूल्य होता था उससे 4 गुना मूल्य उसके मालिक को देकर वह जो जमीन थी वह या फिर जो भूमि थी वह राजा की हो जाया करती थी। अगला प्रश्न, कृषि महोत्सव में राज्य द्वारा अधिग्रहण भूमि का कितना मूल्य उसके मालिक को दिया जाता था? कि कृषि महोत्सव में राज्य द्वारा अधिग्रहण भूमि का कितना मूल्य उसके मालिक को दिया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा 4 गुना मूल्य।
अगला प्रश्न, जब राजा ने मधुलिका को भूमि का 4 गुना मूल्य लेने को कहा तो मधुलिका ने मना क्यों कर दिया? कि जब राजा ने मधुलिका को भूमि का 4 गुना मूल्य लेने को कहा तो मधुलिका ने मना क्यों कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा, वह भूमि उसके पितामहों की भूमि थी। यानी इस बार राजा ने कृषि महोत्सव के लिए जो सिंहमित्र की कन्या थी मधुलिका, उसके खेतों को चुना था और कृषि महोत्सव के उपरांत राजा ने उस भूमि का 4 गुना मूल्य मधुलिका को देना चाहा तो मधुलिका ने वह सारा का सारा मूल्य और जो जवाहरात वगैरह थे वो सारे के सारे राजा के ऊपर न्योछावर कर दिए और उसने मना कर दिया कि ये मेरे पितामहों की भूमि है, मैं इसे नहीं बेचना चाहती। अगला प्रश्न, स्वस्तयन शब्द का सही शब्द विन्यास क्या होगा? स्वस्तयन शब्द का सही शब्द विन्यास क्या होगा, यानी संधि विग्रह क्या होगा? तो मित्रों, सु धन अस्ति धन अयन, यानी अगर ऊ के बाद में यानी प्लस के पहले ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ यानी ऊ हो और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ वह में बदल जाता है और इधर ई और ई के तुरंत बाद यानी आगे वाले जो शब्द की शुरुआत होती है वो या कोई भी असमान स्वर से हो तो ई और जो ई होती है वो ये में बदल जाती है। तो इसका सही शब्द विन्यास होगा सुधन अस्ति धन अयन। और मित्रों, अस्वस्थयन शब्द का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होगा मांगलिक कार्य। और मित्रों, अब आप सभी से एक प्रश्न कि स्वस्थयन शब्द में कौन सी संधि है, तो आप संधि का नाम जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, मगध के राजकुमार का नाम क्या था जो कृषि महोत्सव को बड़े कुतूहल से देख रहा था? मगध के राजकुमार का नाम क्या था जो कृषि महोत्सव को बड़े कुतूहल से देख रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण। अगला प्रश्न, कोशेन वसन का क्या अर्थ है? कोशेन वसन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा रेशमी वस्त्र। अगला प्रश्न, मधुलिका की उस समय की जो ऊर्जविस्त मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। मित्रों, ये आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य शब्द नहीं है, ये आश्चर्य है, आप इसे आश्चर्य पढ़िएगा। तो मधुलिका की उस समय की जो ऊर्जविस्त मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रिकुटी भी जरा चढ़ी थी, क्यों? इसका क्या कारण रहा? तो इसका सही उत्तर होगा मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राएं महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दी थी और मधुलिका के द्वारा ऐसा कार्य किए जाने पर वहां पर उपस्थित सभी लोग बड़े आश्चर्य से मधुलिका की उस मूर्ति को ऊर्जस्वित मूर्ति को देख रहे थे और इस प्रकार ऐसा किए जाने पर राजा की जो भ्रिकुटी थी वह भी तनी हुई थी। अगला प्रश्न, यह वह राजकीय अनुग्रह था कि वह राजकीय अनुग्रह था। तो यहाँ पर जो अनुग्रह क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा खेत का मूल्य और स्वर्ण मुद्राएं। मित्रों, याद रखिएगा कि राजा के द्वारा मधुलिका को जो खेत का मूल्य और स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी यह एक प्रकार से राजकीय अनुग्रह था, लेकिन मधुलिका ने यह अनुग्रह ठुकरा दिया था। अगला प्रश्न, तो आज से राजकीय संरक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। तो मधुलिका से ऐसा किसने कहा? तू आज से राजकीय संरक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। तो मधुलिका को ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा वृद्ध मंत्री ने। अगला प्रश्न, अवबोध क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार यह किसने कहा था, या यह किसका कथन है? यानी मधुलिका से ऐसा किसने कहा कि अवबोध क्या कह रही है?
राज के अनुग्रह का तिरस्कार, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा वृद्ध मंत्री का। अगला प्रश्न, मधुलिका किसकी पुत्री थी? मधुलिका किसकी पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर होगा सेनापति सिंहमित्र की। और मित्रों याद रखिएगा कि जो सेनापति सिंहमित्र थे, मगध के विरुद्ध वाराणसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो आपसे ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मधुलिका के पिता सिंहमित्र किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी के युद्ध में। अगला प्रश्न, मधुलिका उस वीर सिंहमित्र की कन्या है, यानी मधुलिका उस वीर सिंहमित्र की कन्या है, इस बात का परिचय राजा को किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा वृद्ध मंत्री ने। अगला प्रश्न, इस उत्सव का परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर, यह किसने पूछा कि इस उत्सव का, यहाँ पर कौन से उत्सव की बात की जा रही है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस यहाँ पर उत्सव होगा कृषि महोत्सव। कि इस उत्सव का परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर, यह किसने पूछा? तो इसका सही उत्तर होगा राजा ने वृद्ध मंत्री से। अगला प्रश्न, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो? पुरस्कार कहानी में आया हुआ यह कथन किसके द्वारा कहलवाया गया है? छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन? पुरस्कार कहानी में ऐसा किसके या किस पात्र के द्वारा कहलवाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कपोती के द्वारा। मित्रों ये उस समय का कथन है जब मधुलिका अपने झोपड़े में यानी अपने खेत में बने पर्ण कुटीर में बैठी हुई अर्ध निंद्रा में सोच रही थी, और उसी पेड़ की यानी उस झोपड़ी के पास में जो पेड़ था उस पर जो कपोती बैठी हुई थी, वह वहाँ पर आए हुए राजकुमार यानी मगध का जो राजकुमार अरुण था उसको देख करके उसने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। मधुलिका ने यह किससे कहा था? कि मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। मधुलिका ने यह किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मगध के राजकुमार अरुण से। अगला प्रश्न, मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है। देवी, कि मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी, यह किसने किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण ने मधुलिका से। अगला प्रश्न, मधुलिका आज अपने अभाव को बढ़ाकर सोच रही थी। क्यों? कि मधुलिका आज अपने अभाव को बढ़ाकर सोच रही थी। क्यों? तो मित्रों यहाँ पर इसके 3 कारण थे। यानी मधुलिका अपने झोपड़े में बैठी हुई अपने अभाव की जो स्थिति, दयनीय स्थिति थी, उसको देख कर के वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। तो इसके सोचने के निम्न कारण हैं। सबसे पहला कारण, मधुलिका का खेत राज्य द्वारा ले लिया गया था। यानी सबसे पहला कारण है कि मधुलिका का जो खेत है उसे कौशल राज्य के राजा ने ले लिया था। दूसरा कारण, मधुलिका के रहने के लिए पर्ण कुटीर थी जो आज बारिश से टपक रही थी। और तीसरे कारण की बात करें तो बारिश की ठिठुरन से बचने के लिए मधुलिका के पास कुछ भी नहीं था। अगर ये तीनों के तीनों ऑप्शन में दे दिए जाए तो फिर आपको तीनों को ही सही करना होगा। अगला प्रश्न, 2-3 वर्ष पश्चात राजकुमार अरुण को अपनी झोंपड़े के द्वार पर अचानक देखकर मधुलिका चकित क्यों हो गई? कि 2-3 वर्ष पश्चात राजकुमार अरुण को अपनी झोंपड़ी के द्वार पर अचानक देखकर मधुलिका चकित क्यों हो गई? तो इसका सही उत्तर होगा अपनी कल्पना को प्रत्यक्ष में देख करके। मित्रों, जब मधुलिका अपने झोपड़े में बैठे हुए
ये सोच रही थी, यानी अरुण के विषय में ही सोच रही थी कि एक नहीं, दो नहीं, लगभग 3 साल हो गए। और ऐसा सोचते हुए जब उसने अपने झोपड़े के द्वार की तरफ देखा तो वहाँ पर अरुण खड़ा था। और उसको देखकर ये उसकी जो कल्पना थी उसने उसे आज प्रत्यक्ष में देख लिया था, और ऐसा देख करके वो चकित हो गई। अगला प्रश्न, अरुण की योजना क्या थी? अरुण की योजना क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा मधुलिका के सहयोग से श्रावस्ती पर अधिकार करना। मित्रों, यानी मगध का जो राजकुमार था अरुण, वह मधुलिका के सहयोग से श्रावस्ती के दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था। अगला प्रश्न, अरुण के कहने पर मधुलिका ने राजा से कौन सी भूमि मांगी थी? कि अरुण के कहने से मधुलिका ने राजा से कौन सी भूमि मांगी थी? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप जंगली भूमि। यानी दुर्ग के दक्षिण भाग में जो नाला था, उस नाले के पास में जो जंगली भूमि थी वह मधुलिका ने अरुण के कहने पर मांगी थी। लेकिन मित्रों, इसका कारण क्या था कि उसने जो जंगली भूमि थी वही भूमि क्यों मांगी? तो इसका सही उत्तर होगा कि ये भूमि श्रावस्ती दुर्ग के लिए सैनिक महत्व की भूमि थी। अगला प्रश्न, कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा, यह किसका कथन है? कि कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण का कथन। मित्रों, याद रखिएगा कि अरुण ने जब मधुलिका से कहा कि महाराज से आप दक्षिण यानी दुर्ग के दक्षिण भाग के पास नाले वाली जो जमीन है वह राजा से मांग लो, वहाँ पर हम अपनी एक नगरी बनाएंगे और उसे कौशल राज्य की राजधानी होगी, और मैं वहाँ का राजा और तुम वहाँ की रानी होगी, और तुम्हारा वहीं पे अभिषेक होगा। तो ऐसा अरुण ने मधुलिका से कहा था। अगला प्रश्न, मित्रों पहले दे रखा खालिस्तान, फिर आगे है पहर में मेरी विजय यात्रा होगी मधुलिके, रिक्त स्थान में कौन से पहर की बात की जा रही है? मित्रों, ये वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन आपसे ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो वहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे पहर दिए हुए रहेंगे। तो जो खालिस्तान है यहाँ पर कौन सा पहर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा रात्रि का तीसरा पहर। यानी रात्रि के तीसरे पहर में मेरी विजय यात्रा होगी मधुलिका। तो यहाँ पर ये कहने वाला कौन है? अरुण। और कौन से पहर की बात की जा रही है? तीसरे पहर की। अगला प्रश्न, मधुलिका प्रसन्न थी किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना थी। यानी मधुलिका प्रसन्न थी किंतु अरुण के लिए उसकी जो कल्याण कामना थी वो किस प्रकार थी? तो इसका सही उत्तर होगा सशंक, यानी शंका रहित। अगला प्रश्न, उसकी मन सहसा यानी उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई, इसका क्या कारण था? यानी उसकी मन स्थिति या उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता अचानक नष्ट हो गई, इसका क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्र प्रेम जागना। तो मित्रों, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? मधुलिका की। मधुलिका ने राजा से जो भूमि मांगी थी उस भूमि पर अरुण ने अपना अधिकार कर लिया था, और वह अपनी सैन्य योजना से और अपनी सेना के साथ मिलकर के रात्रि के तीसरे पहर में श्रावस्ती दुर्ग पर और कौशल राज्य पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करना चाहता था। लेकिन ऐसा देख करके मधुलिका के मन में राष्ट्र प्रेम जाग जाता है। अगला प्रश्न, क्या सोचकर मधुलिका का मन विचलित हो गया था? क्या सोचकर मधुलिका का मन विचलित हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया।
यानी मधुलिका जब अपने आप ये सोचती है कि मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया, ऐसा सोचते ही मधुलिका का जो मन था वह विचलित हो गया था। अगला प्रश्न, कौशल राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? कौशल राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न, तू कौन है स्त्री, कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे, यह किसका कथन है? कि तू कौन है स्त्री, कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा अश्वारोही का। मित्रों याद रखिएगा कि रात्रि को जब कौशल के सेनापति विचरण कर रहे थे तो वहाँ पर मधुलिका उन्हें मिलती है और वो कहती है कि शीघ्रता करो, कौशल राज्य खतरे में है। ऐसा कहने पर उस अश्वारोही ने यह कहा था कि तुम कौन हो और कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे, तो ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा अश्वारोही, यानी घोड़े पर सवार एक सेनापति ने। अगला प्रश्न, अंधकार में जब मधुलिका कौशल राज्य के बारे में सोच रही थी तब वह कौशल राज्य के कितने सैनिकों से सामना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 100 सैनिकों से। अगला प्रश्न, जब सेनापति ने अग्निसेन से सैनिकों की संख्या पूछी तो अग्निसेन ने कितने सैनिक बताए? कि जब सेनापति ने अग्निसेन से सैनिकों की संख्या पूछी तो अग्निसेन ने कितने सैनिक बताए? तो इसका सही उत्तर होगा 200 सैनिक। अगला प्रश्न, देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, यह किसने व किससे कहा था? कि देव, किसी गुप्त शत्रु ने अब उसी ओर से राज्य की यानी आज की रात दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, यह किसने किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा सेनापति ने राजा से। अगला प्रश्न, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है, मधुलिका ने कौन सा उपकार किया है? यानी सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है, मधुलिका ने कौन सा उपकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कौशल को विदेशी शत्रु से बचाकर। अगला प्रश्न, मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ, राजा के इस आदेश पर मधुलिका का क्या जवाब था? कि मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ, राजा के इस आदेश पर मधुलिका का क्या जवाब था? तो इसका सही उत्तर होगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, जब राजा ने मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहा तो मधुलिका ने क्या पुरस्कार मांगा? कि जब राजा ने मधुलिका से पुरस्कार मांगने को कहा तो मधुलिका ने क्या पुरस्कार मांगा? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण के साथ मृत्युदंड। और मित्रों यहाँ से ही यानी ये कहानी एक प्रकार से पहले राष्ट्र प्रेम हो गया तो उसने राष्ट्र की रक्षा की और अपने व्यक्तिगत प्रेम को निभाने के लिए भी उसने अरुण के साथ में मृत्युदंड मांग लिया था। अगला प्रश्न, मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो, यह कथन मधुलिका ने किससे कहा था? कि मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो, यह कथन मधुलिका ने किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा कौशल के सेनापति से। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक लेखन का संबंध किस पत्रिका से है? कि जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक लेखन का संबंध किस पत्रिका से है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदु पत्रिका से। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद को झारखंडी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे। और मित्रों अब आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब व कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न,
जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से किस भाषा में रचनाएं करते थे? कि जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से किस भाषा में रचनाएं करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा में। और मित्रों याद रखिएगा कि उन्होंने ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से जो रचनाएं लिखी उसका संग्रह है चित्राधार, यानी वो किस नाम से है? चित्राधार नाम से। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध विरह काव्य आंसू का प्रकाशन कब हुआ? जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध विरह काव्य आंसू का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कानन कुसुम। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया है? जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने कामायनी महाकाव्य को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? किस विद्वान ने कामायनी महाकाव्य को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। और मित्रों याद रखिएगा कि कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। अब आपको बताना है कि कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग कौन सा है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।